नमस्कार दोस्तों। यूएसए ने 1 डजन से भी ज्यादा कंपनीज के ऊपर में सैंक्शंस लगा दिए हैं और बुरी बात यह है कि इनमें से जो 1 डजन कंपनीज पर सैंक्शंस लगे हैं इनमें से 3 कंपनीज जो हैं वो इंडियन कंपनीज हैं। अब यहाँ पर इंडिया के लिए खराब खबर है या अच्छी खबर है, इसको हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के अंदर में। देखो हुआ क्या, यूएस ने जो ये सैंक्शंस लगाए हैं 1 डजन से भी ज्यादा कंपनीज पर, ये सैंक्शंस आखिर क्यों लगाए हैं, इसका रीजन क्या है। देखो मैंने पहले भी आपको बोला था कि जितना ईरान ने अटैक किया है इजराइल के ऊपर में, तो यूएस ने इजराइल को बोला था कि आप इस अटैक का रिटेलिएट मत करो, हम डेमोक्रेटिकली इस पूरे मामले को परस्यू करेंगे। तो डेमोक्रेटिकली इस पूरे मामले को परस्यू करने का मतलब ही ये था कि जितना भी ईरान की इकोनॉमी जैसे रन हो रही है या ईरान की जितनी लिंक्ड कंपनीज हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे जिससे कि ईरान की इकोनॉमी टूट जाए पूरी तरीके से। और यूएस ये हमेशा से करते आए, ये कोई नई चीज़ नहीं है। यूएस का जिस भी कंट्री से प्रॉब्लम होता है, जैसे वेनेजुएला को आप ले लो, वेनेजुएला की कंपनीज के ऊपर इन्होंने सैंक्शंस लगा रखे हैं। चाइना की बहुत सारी कंपनीज के ऊपर इन्होंने सैंक्शन लगा रखे हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में तो इन्होंने चाइना को मतलब एक तरीके से बर्बाद ही कर रखा है, क्योंकि ऐसे ऐसे सैंक्शंस लगाए हैं जिससे चाइना की कंपनीज के पास वो सॉफ्टवेयर भी नहीं पहुंच पाता। और बहुत सारी मतलब न्यूमरस कंट्रीज ऐसी हैं जिनके ऊपर ये लोग सैंक्शंस लगाते हैं, जिसमें से रशिया और ईरान भी हैं। तो यही बात थी कि ईरान के ऊपर पहले से ही बहुत ज़्यादा सैंक्शंस थे और अगर अब और सैंक्शंस लगें तो ऑलरेडी उनकी इकॉनमी काफ़ी ख़राब थी, उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो वही यूएस ने कहा है कि इजराइल से इसने पहले भी बोला था कि हम सैंक्शंस जो हैं वो लगाएंगे ईरान की कंपनी के ऊपर। हम बाकी कंट्रीज से भी रिक्वेस्ट करेंगे, बाकी कंट्रीज मतलब यूरोपियन यूनियन आ जाता है, G7 आ जाता है, हम इन कंट्रीज से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये लोग भी सैंक्शंस लगाए ईरान की कंपनीज के ऊपर या ईरान की जो लिंकिंग कंपनीज हैं जिनके साथ ईरान मिल करके ट्रेड करता है उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए। और फिर एक तरीके से ईरान की जो इकॉनमी है वो पूरी तरीके से टूट जाएगी, फिर वो किसी भी तरीके का वॉर या किसी भी जो मिलिशियाज को बैक करता है वो कर ही नहीं पाएगा और काफ़ी वीक हो जाएगा, ऐसा यूएस का मानना है। अभी सिर्फ यूएस ने सैंक्शंस लगाए हैं, इसके साथ साथ यूके ने भी कुछ सैंक्शंस लगाए हैं। अब धीरे धीरे जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं ये सब ग्रुप बना करके ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाना शुरू करेंगी और उसके बाद फाइनल सैंक्शंस यूरोपियन यूनियन लगाएगा और वहाँ से फिर ईरान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो और ख़राब होना शुरू हो जाएगी। अब रीज़न क्या है, ये सैंक्शंस इतना ज़्यादा इंपैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि ईरान के जो और फ्रेंड्स हैं जैसे रशिया, चाइना, इन लोगों के साथ कर ले ट्रेड। देखो प्रॉब्लम ये है कि यूरोप का जो मार्केट है वो बहुत सिग्निफिकेंट प्लेस रखता है, क्योंकि एक तो वो बहुत हाई पेइंग मार्केट है, दूसरा वो बहुत एनर्जी हंग्री मार्केट है और ये सब एनर्जी रिच कंट्रीज है ना, ईरान, रशिया जैसी कंट्रीज। तो इनके लिए ट्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूरोप में। अब जब ये यूरोप में ट्रेड नहीं करेंगे, प्राइस कैप इनके ऊपर लग जाएगा, तो दो चीज़ें होंगी। एक तो कम पैसा कमा पाएंगे, दूसरी चीज़ कि जितना कमोडिटी इनको देना है, जितना यूरोप में सपोज ये 40% अपना ट्रेड यूरोप के साथ कर रहे थे, तो उतना ये कहाँ करेंगे, ना एशिया में उतना कर पाएंगे क्योंकि एशिया में उतनी हंग्री रिच कंट्रीज नहीं है, या वो मिडिल ईस्ट में भी ये पूरे ट्रेड को नहीं कर सकते। तो इसीलिए यूरोप का एक बहुत सिग्निफिकेंट प्लेस हो जाता है ट्रेड के अंदर में, ठीक है। और इसीलिए सारी कंट्रीज जो है, वेस्ट एशिया की आप देखोगे, साउथ ईस्ट एशिया की आप देखोगे, सब कोशिश करती हैं कि हम यूरोप के साथ ट्रेड करें। जैसे हम भी अपना एक कॉरिडोर बना रहे हैं तो वहाँ पर हम यूरोप को क्यों कनेक्ट कर रहे हैं सीधा सीधा, ताकि यूरोप पहुँचना जल्दी पहुँच जाए हम, तो हमारा पैसा कम खर्च होगा और अब कमा ज़्यादा पाएंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के चाइना, इंडिया, हम जैसी कंट्रीज़ जो हैं वो हम कॉरिडोर बनाते हैं और यूरोप से कनेक्ट करते हैं अपने कॉन्टिनेंट को, ताकि हम जल्दी ट्रेड कर पाएँ यूरोप के साथ। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट पोजीशन है यूरोप का ट्रेड के अंदर में। अब इस पूरे मामले में हुआ क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स को ऐसा लगता है कि ये जितनी भी कंपनीज हैं जो कि मिल करके ईरान के साथ जिनके ऊपर इसने सैंक्शंस लगाए हैं, उसमें जो 3 इंडियन कंपनीज हैं, ये कंपनीज क्या कर रही हैं, ये बेसिकली इलिसिट ट्रेड में लिप्त हैं। मतलब अभी एक पेरेंट कंपनी है ईरान की, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। वो पेरेंट कंपनी जो है वो क्या करता है, वो अनमैन्ड व्हीकल्स, मतलब यूएवीज को, जो यूएवीज होती हैं जिसको आप कहते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, इन यूएवीज को वो रशिया को ट्रांसफ़र कर रहा है और रशिया इस यूएवी को यूज़ कर रहा है अपने वॉर के अंदर में। और यूक्रेन के जो सैनिक मारे जा रहे हैं वो इसी यूएवीज के मदद से मारे जा रहे हैं, जो कि ईरान भेज रहा है रशिया को और रशिया उनको वॉर में यूज़ कर रहा है। और ये यूएवीज जो रशिया तक पहुंच रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं इंडिया की जो शिपिंग कंपनीज हैं वो इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर ही, मतलब उनके कार्गो में ही ये यूएवीज भेजे जा रहे हैं, जिनकी चेकिंग भी नहीं हो रही है, जिनकी इंडियन कंपनीज इनको रोक भी नहीं रही है, और ये सारा कार्गो ईरान से लेकर के रशिया पहुंचा रहे हैं। इसीलिए इन सारी कंपनीज पर हम सैंक्शंस लगा रहे हैं। अब ये पूरा मामला डिटेल में इसको समझते हैं हुआ क्या है, बट उसके पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी टीम अपना यूपीएससी सीएससी का बिगेस्ट एवर इवेंट करने जा रही है और ये इवेंट जो हमारा है इसका नाम है मंजिल 2024। ये इवेंट हमारा 28 अप्रैल को होगा, यानी कि संडे को होगा। आप इस इवेंट में आराम से ज्वाइन हो सकते हो। ये जो हमारा इवेंट है ये 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में होगा और ये इवेंट हमारा लाइव होगा यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी चैनल पर। तो आप इस इवेंट में ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। इसमें आपको 2 बहुत बड़े रिवील्स मिलेंगे, कई सारे गेम शोज प्लान्ड हैं
उसके साथ साथ जो हमारे यूपीएससी सीएससी के टॉपर्स हैं 2023 के, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, और उसके साथ जो हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी टीम के, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, जो जिनसे आप बातचीत कर सकते हो। तो आप ज़रूर इस मंजिल 2024 इवेंट में हमारे साथ जुड़िए। अब वापस आते हैं अपनी वीडियो के ऊपर में। अब पूरी कहानी क्या हुई है उसको समझने की कोशिश करना। देखो, एक कंपनी है ईरान की, सहारा थंडर नाम की। अब ये कंपनी क्या है, ये क्या करती है, ये ईरान का जो कमोडिटीज़ है उसको दूसरी कंट्रीज़ में बेचती है। ये काम है इनका ओपन। बट अंदर अंदर यूएस का ऐसा मानना है कि अंदर अंदर जो सहारा थंडर नाम की कंपनी है, इसको चला कौन रहा है, इसको बेसिकली ईरान की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो हैंडल करती है। उसके साथ आईआरजीसी क्या है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, बेसिकली ये ईरान का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री है। और यूएस ऐसा मानता है कि ये आईआरजीसी जो है ये एक आतंकवादी संगठन है। तो यूएस ने इनके ऊपर बैन लगा रखा है। तो वो कह रहे थे कि आतंकवादी संगठन आईआरजीसी जो है वही इस सहारा थंडर नाम की कंपनी इसको चलाता है, और ये कोई ईरानियन कमोडिटीज़ वगैरह नहीं बेचते हैं। ये क्या बेचते हैं, बेसिकली मामला क्या है कि ये शाहिद ड्रोन्स बेचते हैं। अब शाहिद ड्रोन्स जो हैं वो देखो, ये ड्रोन्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि शायद 136 ड्रोन्स जो है ना, इन्हीं का यूज़ करके ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था। अब ये ड्रोन्स बहुत सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं। आज जब बोइंग जैसे ड्रोन्स बन चुके हैं दुनिया में, तो शायद ड्रोन्स बहुत सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं, लेकिन बात ये है कि ये काफ़ी सस्ते होते हैं। तो आप 200-300 ड्रोन्स बहुत ईजिली छोड़ सकते हो किसी कंट्री के ऊपर। अगर 10-20 भी सही निशाने पे गिर गए तो एक सिग्निफिकेंट डैमेज कर देते हैं ड्रोन्स। तो ये ड्रोन्स ईरान ने भी यूज़ किया था इसराइल के ऊपर, और यही ड्रोन्स इल्ज़ाम है ईरान की इस कंपनी सहारा थंडर के ऊपर कि इन ड्रोन्स को ईरान ने रशिया तक पहुंचाया है, और रशिया उसको यूक्रेन के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है, बहुत सिग्निफिकेंटली इस्तेमाल कर रहा है, जिससे यूक्रेन का काफ़ी डैमेज हो रहा है। पर ये ड्रोन्स वहां तक पहुंचे कैसे रशिया तक, क्योंकि ईरानियन शिप्स जो हैं उनके ऊपर तो पूरी तरीके से बैन लगा हुआ, तो स्विस कनाल भी पास नहीं कर पाएंगी। तो ये ड्रोन्स आखिर पहुंचे कैसे रशिया तक, यही इल्ज़ाम इंडियन कंपनीज पर है। अब इंडिया की 3 कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हैं। पहली कंपनी है जेन शिपिंग, और दूसरी कंपनी है पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब ये दोनों जो कंपनीज हैं ये बेसिकली शिपिंग कंपनीज हैं। तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है इसी सहारा थंडर नाम की कंपनी के साथ। अब ये सहारा थंडर नाम की कंपनी, ये शाहिद ड्रोन्स, ऐसा यूएस का मानना है कि वो जेन शिपिंग की शिप पर और पोर्ट इंडिया की लिमिटेड की शिप पर बैठा करके इसको भेजते हैं रशिया तक, और ये शिप्स जो हैं इंडिया की शिप्स, ये रशिया तक इस पूरे सामान को ले जाती हैं और रशिया उसको अपने वॉर में यूज़ करता है। अब इसके साथ साथ एक और कंपनी है जिसका नाम है सी आर्ट मैनेजमेंट ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये भी इंडिया की कंपनी है, और एक यूएई की कंपनी है जिसका नाम है ट्रांस गल्फ एजेंसी। इनके ऊपर भी सेम इल्ज़ाम है कि ये दोनों कंपनीज ने भी मिल करके जो है ईरान की जो सहारा थंडर कंपनी है उसको सपोर्ट किया है, और सहारा थंडर कंपनी जो है वो अपने इन्हीं शिप्स के कार्गो में शाहिद ड्रोन्स को छुपा करके रशिया तक भेजती है। तो इन सारी कंपनीज पर इन लोगों ने, यूएस ने सैंक्शंस लगा दिया है। अब नाउ जब आप इंडियन कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हो, तो इनिशियली आपको एटलीस्ट, क्योंकि अच्छे रिलेशंस आपके डेवलप हो रहे हैं इंडिया के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ, तो आपको एटलीस्ट इंडियन गवर्नमेंट से एक बार डिस्कस करना चाहिए था, मामले की एटलीस्ट जांच करनी चाहिए थी, और उसके बाद कुछ ऐसा स्टेप लेना चाहिए था। बट ये देखो, ये यूएस की आदत है, और ये यूएस ही की नहीं बल्कि सारी यूरोपियन कंट्रीज़ की आदत है कि किसी तरीके से अगर किसी कंट्री से प्रॉब्लम है तो उसकी इकॉनमी को पूरी तरीके से तोड़ दो। तो उसकी एक कोशिश है कि ईरान से कोई ट्रेड ही ना करे, ताकि ईरान जो है वो एक फल फूल ही ना पाए और वो अपने मिलिशियाज को बैक ही ना कर पाए। और ये ऐसा पहली बार नहीं किया है, यूएस ने कई बार कर चुका है। यूएस पहले भी एक इंडियन कंपनी के ऊपर बैन लगा चुका है। पिछले साल 2022 में क्या किया था यूएसए ने कि एक इंडिया की ऑयल कंपनी थी उसके ऊपर बैन लगाया था, और उस कंपनी के ऊपर इल्ज़ाम क्या था, उस कंपनी के ऊपर इल्ज़ाम ये था कि वो ईरानियन ऑयल खरीदती है और दूसरी कंट्रीज जैसे कि चाइना, वेनेजुएला, रशिया, इन कंट्रीज़ को बेच रही है। अब ये जो ईरानियन ऑयल था इसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिया था यूएसए ने। आपको पता है कि 2015 में जब JCPOA पर साइन हो गया था तो बहुत सारे सैंक्शंस जो हैं वो उठ गए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आए और साल 2018 में इन सैंक्शंस को फिर से लगा दिया। तो उसके बाद से लगातार ईरानियन ऑयल के ऊपर सैंक्शंस हैं। तो इंडियन कंपनी का यही इल्ज़ाम था, यही गुनाह था कि उन्होंने ये सैंक्शंस के बावजूद ईरानियन ऑयल खरीदा और उसको दूसरी कंट्रीज़ में बेचा है। इसके पुख्ता सबूत थे यूएस के पास, इसलिए उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिया इंडियन कंपनी पर। और ये सैंक्शन कब लगाया गया, जब इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब यूएस की अपनी ट्रिप से जस्ट वापस ही आए थे, और एक दिन बाद ही वो ये सैंक्शंस लगाए गए। तो ऐसा माना जा रहा था कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसको इस बारे में जानकारी थी, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हमारे एस जयशंकर साहब, उनसे डिस्कस भी हुआ होगा। तो इसमें आप ये कह सकते हो कि इंडिया यूएस के रिलेशंस इस बैन की वजह से या इन सैंक्शंस की वजह से कुछ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाले हैं, बिकॉज ये चीज़ें चलती रहती हैं।
तो इंडिया ने कुछ बहुत ज़्यादा इस पर रिएक्ट नहीं किया था। अब लेट्स सी कि इंडिया इसको किस तरीके से लेता है और क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। वो अभी तक कुछ आए नहीं है, तो वो आने के बाद ही पता चलेगा कि इंडिया का क्या टेक है इस सैंक्शन के ऊपर। तो आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज न्यूज़। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।